Okay, pay attention बच्चे. We'll start with the next part. वो किसी और चीज की बात बेटा सी पार्ट को बिठवाया हुआ है एक बार सिलेबस से. नवनीत ओके बच्चे ध्यान से सुनो. Listen everyone. Look here. भाई इधर देखो सभी. इसी पार्ट में ही अभी आगे वाला पार्ट रहता है. ओके. Listen. कल हमने दो चीजें पढ़ी. एक आपने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस. This is represented by V. इसका यूनिट होता है बच्चे वोल्ट्स, जिसको भी रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल V से. What is it? It is the energy required or work done to move a charge from one point to the other point. One point to the other point. उसके बाद हमने करंट किया है. करंट क्या है बच्चे? करंट what is current? Represented by I. Rate of flow of charge. Rate of flow of charge. करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. और किससे रिप्रेजेंट करते हो? AC. किससे रिप्रेजेंट करते हो? AC. Is it clear? Okay. आगे हमने पढ़ा है क्या? रेजिस्टेंस. क्या पढ़ा है? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस was what? It was the obstruction offered to the flow of current. Okay. एक बार सभी बच्चे यूनिट क्या होता है सर? ओम्स होते हैं बच्चे बता. सभी बच्चे पेज नंबर 216 निकालेंगे. 216 फिर उसमें मैसेज में डाल दिया है. समझ आएंगे पेरेंट्स अपने आप घर से ही आएंगे. पता है ना वो लेट चल रहा है. ओके. ये ए है बच्चे, ये बी है. ओके. दर्शन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होगा? तो पॉजिटिव से नेगेटिव. पॉजिटिव से नेगेटिव. ए टू बी. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पूछा मैंने. दर्शन कह रहे हैं ए टू बी. हर्षदेव ठीक है. क्या होगा? B2A. क्या होगा आंसर? B2A बच्चे. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें. नहीं है? हाँ जी. ये क्या है? A to B. न्यूट्रल. ये क्या है? न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब नो चार्ज. अच्छा अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स A to B जाएंगे B to A या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे. A to B B to A या कहीं नहीं जाएंगे? बोलो. A to B. A to B जाएंगे. क्योंकि न्यूट्रल का मतलब है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है. मतलब चाहे इसमें सेम है लेकिन फिर भी इससे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम. अब देखते हैं कौन दिमाग लगाता है. अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे B2 है. कहां से? A to B. A to B तो जाएंगे नहीं. B2 है. बस सुन लिया ना, एक बार हो गया. सेम ही नहीं जाएंगे. जाएंगे वो यहाँ से. न्यूट्रल में चार्ज नहीं होता. इसका मतलब याद रखना प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बराबर है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ कौन सा चार्ज ज्यादा है? पॉजिटिव. जब दोनों कांटेक्ट में होंगे तो ये इसका चार्ज क्या करने की कोशिश करेगा? कम. कैसे? इलेक्ट्रॉन्स देके. ये इसका चार्ज कम करने की कोशिश करेगा. कैसे? इलेक्ट्रॉन्स लेके. ये इसका चार्ज है, ये इसका चार्ज खत्म करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव ज्यादा है, यहाँ से कहां मूव करेंगे? तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हिच इज वेरी इजी टू. नेगेटिव टू नो चार्ज, ये भी समझ आता है. लेकिन अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो वो नो चार्ज से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बच्चे? पॉजिटिव की साइड. कहां जाएंगे? पॉजिटिव की साइड. कहां जाएंगे? पॉजिटिव की साइड. ठीक है. इसको कुछ ऐसे कर लो. मान लो मैं एक पॉजिटिव इंसान हूं, ये एक नेगेटिव इंसान. ठीक है. मुझे इसकी नेगेटिविटी कम करनी है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास से कहां आएंगे? मेरे पास. नॉर्मल है ये तो. नेगेटिव टू पॉजिटिव. मान लो मैं एक न्यूट्रल इंसान हूं लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है ना.
मैं इसकी नेगेटिविटी कैसे कम कर सकता हूँ? इससे कुछ नेगेटिविटी अपने अंदर लेंगे, चाहे उसकी वजह से मैं नेगेटिव हो गया लेकिन उसकी नेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो गई। अब वो न्यूट्रल है, मैं पॉजिटिव हूँ, वो न्यूट्रल है, मैं पॉजिटिव हूँ, दोनों में से कौन नेगेटिविटी दे सकता है? पॉजिटिव वाला, न्यूट्रल वाला? न्यूट्रल वाला, क्योंकि पॉजिटिव वाले के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। ध्यान से सुनना, नो चार्ज से पॉजिटिव में जाते हैं बिकॉज पॉजिटिव हैज लेस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव से नो चार्ज में जाते हैं बिकॉज नेगेटिव हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं क्योंकि नेगेटिव हैज मोर इलेक्ट्रॉन। ये जो दोनों के बीच में मैं क्रिएट कर रहा हूं उसको आप क्या बोलते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हो इसको बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गई? अब बुक के अंदर कुछ डायग्राम्स है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है, चार्जेस को भेजा जा रहा है, देखो डायग्राम समझ आ रहा है? डायग्राम देखो बच्चे, आ गए ना समझ? तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहां से कहां फ्लो करते हैं? जहां उनका नंबर क्या है ज्यादा, टू अ प्लेस वेयर दे आर लेस इन नंबर। हीट कहां से कहां फ्लो करती है? हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर। वाटर कहां से कहां फ्लो करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कहां से कहां फ्लो करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, पेज नंबर आ जाओ 218 के तो ऊपर। हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट वीक तो हो जाता है, मतलब हम ग्रेविटी जो धरती लगा रही है वो तो बहुत स्ट्रांग है। जो ये इलेक्ट्रो नहीं, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, डिफरेंस इन चार्जेस उन पे डिपेंड करता है। इससे भी एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तो इससे भी स्ट्रॉन्गर है ना। बच्चे ऐसे नहीं जाते हैं, आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। तो अब बेसिकली जैसे ग्रेविटी के हिसाब से तो ग्रेविटी तो ज़्यादा है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा है। अगर एक ही पॉजिटिव नेगेटिव है तो कम फोर्स ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा पेपर वाला एक्सपेरिमेंट वो अच्छा एंटी ग्रेविटी हो जाती है ना, तो वो ऊपर आता है। हाँ वो हाँ उस हिसाब से कह सकते हो, ठीक है। बच्चे अगर कोई चीज़ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है, ग्रेविटी की वजह से, धरती की ग्रेविटी की वजह से कोई चीज़ नीचे गिर रही है ना, मान लो एक नेगेटिव चीज़ नीचे गिर रही है, आपने ऊपर पॉजिटिव लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो बताओ वो नेगेटिव नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? गिरेगी। डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव का मास ज्यादा है तो पॉजिटिव उसको रोक नहीं पाएगा, उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ग्रेविटी से कम है। अगर उसका मास कम है तो वो उसको रोक सकता है। तो पेपर वाले केस में पेपर का मास क्या होता है? कम। अगर सेम है सेम हो तो वहीं रुक सकती है, वहां भी रुक सकती है, नीचे भी गिर सकती है, वहां भी रुक सकती है। ओके, सुनो बच्चे ध्यान से, पोटेंशियल का थोड़ा सा बोलना दोबारा, मैंने क्या बोला था? पोटेंशियल इज द वर्क, क्या बोला था? वर्क डन टू मूव अ चार्ज, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W अपॉन चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हो? Q से। W के ऊपर एक बैक शेप भी लगी है। कोई बात नहीं, ठीक है। V इक्वल्स टू, हाँ जी, बट ये यूनिट चार्ज है ना इसलिए बड़ा भी ले सकते हो अगर ज्यादा है इससे बड़ा, ठीक है बच्चे? इज इट क्लियर? Is it clear? So what is potential? Work done to move a unit charge. So W upon Q. ठीक है? इसका यूनिट बताओ क्या होता है? कूलम, वो यूनिट होता है। ये तो रिप्रेजेंटेशन। वो पोटेंशियल का यूनिट क्या बताया था? वोल्ट। क्या था? वोल्ट। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या है? 1 जूल 1 कूलम। ओके, थोड़ी ना डिफाइन 1 वोल्ट। पुरीना ने क्या गलती की है? सबसे पहली गलती एनर्जी ये वर्क आप डन है, जोर से नहीं बोल रहे। हाँ जी, एनर्जी नहीं वर्क डन है। व्हाट इज 1 वोल्ट? If work done is transferred. 1 volt is the 1 joule of work done. 1 coulomb charge. 1 work done is transferring 1 coulomb. थप्पड़ आया, समझ आ गया? ये पागल है बच्चे बेचारे, करे जा रहे, फिर तू कहते तेरे को डांटते क्यों है? They all are trying. 1 volt is a potential difference. Yes, 1 volt is a
पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने तो बिल्कुल बोला। पहली लाइन ही ये बोली है आपने, 1 volt is a potential difference across two terminals, across 2 points when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb। सर ये तो पोटेंशियल का साइन। पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जो भी है पोटेंशियल बोल देते हैं। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज 1 volt? 1 volt is a potential or potential difference when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb। कितनी बार तो बताया, 1 न्यूटन is the force, 1 joule is the work, 1 ampere is the current, है ना? इज इट क्लियर? ओके बच्चों। अच्छा ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर। क्या है? स्केलर। करंट क्या है, स्केलर या वेक्टर? करंट। करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? करंट वेक्टर है। वेक्टर है। क्यों? डायरेक्शन में फ्लो करता हूं। करंट की डायरेक्शन होती है? हाँ होती है। इधर उधर वो तो वायर पे Scalar। ओके चुप चुप चुप। क्या तुम इसमें करंट की डायरेक्शन बता सकते हो? नो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा सुनो सुनो सुनो, क्या कोई और केस हो सकता है करंट की डायरेक्शन कुछ और है? अगर मैं बोलूं 5 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग, तो क्या आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्शन बताओ करंट? नहीं। करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और वो कोई डायरेक्शन नहीं है, फ्लो है। वो तो उसका फ्लो है, वो तो मूवमेंट होनी होनी है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा, पॉजिटिव से ज्यादा। उसको वेक्टर तो कोई नहीं। स्केलर है वो। सुन लो सुन लो, जैसे वेलोसिटी किधर हो सकती है, इधर इधर, लेफ्ट राइट, ईस्ट वेस्ट, अप डाउन, कहीं भी हो सकती है ना? फोर्स है ना, मैंने विभू पे फोर्स लगाई है 10 न्यूटन, विभू किधर गिरेगा बताओ? इधर वाली साइड। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर। करंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यार करंट की तो डायरेक्शन दी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का वो सिर्फ फ्लो है, करंट की कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे तार लगा ली, यहाँ से करंट ऑन कर दिया तो इधर जाएगा, डायरेक्शन तो वो उसको तो चाहिए। वो तो तुम्हें ऐसे तो यार हर चीज को चाहिए, ऐसे तो कोई चीज स्केलर हो ही नहीं सकती है फिर। समझ आ गई? करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हाँ कोई पूछ ले व्हाट इज द फ्लो ऑफ करंट, तो आप पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो चेंज नहीं होगा कभी। वेक्टर हम क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनकी डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। करंट के मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन को मेंशन करना जरूरी नहीं। पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? पोटेंशियल स्केलर वेक्टर? स्केलर। पोटेंशियल भी कौन सी है? स्केलर। इसमें भी अपने को डायरेक्शन नहीं। कोई ऐसे भी बनाते स्केलर कौन, स्केलर भी आ जाता है सर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला से। तो स्केलर कौन, स्केलर कौन सी होगी? स्केलर। स्केलर ही होगी। स्केलर कौन से? स्केलर स्केलर, वेक्टर अपॉन वेक्टर स्केलर, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला हिसाब। अच्छा ध्यान से सुनो, इधर देखो बच्चे, आपके पास एक वायर के अंदर ऐसी क्या चीज है जो मूव करती है? देखो हमने इस वायर को कनेक्ट किया पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने अभी करंट ऑन नहीं किया, ठीक है? यही वायर है, इसको मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ देखा, ठीक है? इधर क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। ये वायर, ये वाली वायर है, मैंने सिर्फ इसको इस पोर्शन पे बड़ा करके दिखाया। यहाँ इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दिया, मैंने इसे मैग्नीफाई करके देखा। अब ठीक है, इसको मैग्नीफाई करके ऐसे देखा, ठीक? इस वायर में अगर मैं गौर से देखूंगा तो इस वायर में पॉजिटिव आयंस भी होंगे और क्या होंगे? ये भी वो है तार ही है। तो देखो इंसान इसको माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं, 50 बार तो बता दिया यार। सर मैग्नीफाइंग ग्लास पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है? क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर है वेक्टर है? स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मैग्नीफाइंग ग्लास में हमारा समझ आ गई बच्चे? मान लो इसके पास जो रेड कलर में मैं मेंशन कर रहा हूं वो आपके क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है वो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुनो, क्या है वो? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों है? ये क्या है? मेटल है। मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं ना, मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स। दे हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन और लेस इलेक्ट्रॉन। लेस इलेक्ट्रॉन एक्सेस
तभी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्स। अब तुम्हें भी पता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे हैं, कहीं पॉजिटिव आयन से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी घूमते रहते हैं इधर उधर सर्किट ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट तो करेंगे अपनी, क्यों करेंगे? आपने कल बताया था कि रुक जाएंगे। आपने बीच में से नॉर्मली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेशन करता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, रोटेशन नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स, रिवॉल्यूशन अराउंड द वो तो करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड घूमता है, करती है। इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड घूमते हैं बच्चे, न्यूक्लियस। इसको कुछ ऐसे समझो, रिसेस टाइम जैसे आप पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हो, चल रहे होते हो, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या है, जिगजैग मोशन है। इलेक्ट्रॉन्स को एक यूनिफॉर्म कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है, इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि सर्किट क्या है आपका, सर्किट क्या है आपका, ऊपर, सर्किट क्या है, ऊपर। जैसे ही मैंने सर्किट को किया ऑन, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या देखेगा यहाँ पे, कौन सा चार्ज। अब ऐसी वायर, या ये भी तो ऐसी है, ये भी ऐसी है, पूरी की पूरी वायर इसी तरह की है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है वो बहुत जल्दी कहाँ आने की कोशिश करेंगे, इसके पास आने की कोशिश करेंगे। पता है क्या होता है, जब जैसे ही आप करंट ये लूप क्या करते हो पूरा, जैसे ही आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या करते हो कनेक्ट, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन, किसमें आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लाइन बना लेते हैं बिल्कुल सीधी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं। जैसे ही बंद हुआ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो गए, जैसे ही स्विच ऑन किया इलेक्ट्रॉन फिर से किसमें आ गए, सीधी लाइन में आ गए। इस मोशन को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन मोशन। क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रीम लाइन मोशन। जब आप किसी भी वायर को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, मैं बाहर फेंक दूंगा दोनों को क्लास में, मैं लास्ट बार कह रहा हूं दोनों, आप क्यों हो रहे हो, ये कह रहा हूं तगड़े बड़े आप क्यों हो रहे हो, सही है सर, बताओ यहाँ से, गलती कुछ नहीं है। डू यू वांट योर न्यूज़ टू बी रिटन इन लेटर, बस चुपचाप सुनना। अगर आप एक वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करते हो, अटैच करते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रीम लाइन, क्योंकि अब उन्हें अपनी डेस्टिनेशन पता है, उन्हें पता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें पॉजिटिव साइड पे जाना है। ये वाले इलेक्ट्रॉन इनको पुश करेंगे, ये इनको पुश करेंगे, ये इनको ऐसे करते ये पुश करते रहेंगे, और इधर क्या फोर्स होती रहेगी, अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरी साइड क्या होती रहेगी बच्चे, रिपल्सिव। एक तरफ कौन सी फोर्स, अट्रैक्टिव, दूसरी साइड कौन सी फोर्स, रिपल्सिव। तो जब सर्किट बंद करते हो तो zigzag मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स स्ट्रीम लाइन। अब जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम लाइन मोशन में जा रहे हैं, अच्छा कोलिजन बताओ, zigzag में ज्यादा कोलाइड करेंगे या स्ट्रीम लाइन में ज्यादा, zigzag में। मान लो तुम्हें रिसेस की बेल बजते ही तुम्हें बोले कि सीधा भाग जाओ क्लासेस में, तो ज्यादा बच्चे एक दूसरे से टकराएंगे, गिरोगे ज्यादा, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगी ज्यादा। यही अगर आपको बोला जाए कि 2 या 3 लाइन बना के स्ट्रीम लाइन होके जाना है, तो चीजें क्या हो जाती है जल्दी, सिंपल ट्रैफिक जाम वाली बात है। अगर सब लोग अपनी लेन में चलते जाए तो ट्रैफिक जाम होगा कभी नहीं होगा, लेकिन कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है, तो क्या हो जाता है। तो जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, अब किसी ना किसी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को यही पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, लेकिन ये ज्यादा, इसकी फोर्स क्या है, ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चिपकने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज होने की, लेकिन ये क्या है, ज्यादा फोर्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ की बजाय क्या करेगा, खींचेगा। तो पता है इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलते, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्पीड पकड़ते टकरा जाते हैं, स्पीड पकड़ते टकरा जाते हैं, स्पीड पकड़ते टकरा जाते हैं। इनका कांस्टेंट मोशन नहीं है, इनका मोशन क्या है, ड्रिफ्ट। क्या है, ड्रिफ्ट। स्पीड पकड़ा रुक गए, फिर पकड़ी स्पीड रुक गए, फिर स्पीड पकड़ी रुक गए। ये कब तक होगा, जब तक वो पॉजिटिव प्लेट क्या नहीं रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। हमें पता है वो स्ट्रांग कब तक रहेगी, जब दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने लग गया, कम। जब ये पॉजिटिव स्ट्रांग नहीं रहा
तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, करंट क्या हो जाएगा, जीरो। सर सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा जब सारा नहीं आता, सारा नहीं आता, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, बस जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगे हो जाता है तो तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स बर्न भी होंगे, फ्रिक्शन भी और रेजिस्टेंस। नहीं लेना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब हीट जरूर होता है, हीटिंग जरूर होती है। इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बर्न हो जाएंगे, वेरी गुड, फ्रिक्शन होगी। हाँ जी, सर बीच में रुकता है सर, रुकता क्यों? पॉजिटिव से टकरा के हो जाएगा। जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन वहां से जा रहे हैं, वो बाकी स्पेस को क्या कर देंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन जा रहा हूं तो मेरी जगह वाली क्या हो जाएगी, जगह पॉजिटिव। अच्छा सुनो बच्चे ध्यान से, अब एक क्वेश्चन क्या पूछा था अभी, हाँ बीच में रुकते क्यों है, देखो सुनो। अब मान लो तुम लोग घर से चले, है ना, तुम लोग घर से चले, तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है, तुम्हें स्वेटर लेनी है, है ना, अच्छी स्वेटर लेनी है, और तुम दिमाग में ये बना के आए हो कि तुम्हें जो स्वेटर लेनी है, तुम्हें प्यूमा के शोरूम से स्वेटर लेनी है, ठीक है। जब आप उस प्यूमा जो शॉप है उस पे जा रहे हो, उस रास्ते में अगर आपको कोई भी नॉर्मल शॉप दिखेगी, चाहे मतलब बुरा मत मानना, अगर आप एक नॉर्मली एक रेडी के ऊपर भी स्वेटर पड़ी हुई देखोगे ना, तो एक बार को आपकी नजर, ये ह्यूमन टेंडेंसी, ये हर किसी का नेचर है, जो चीज हमें चाहिए चाहे वो कम भी मिल रही है तो एक बार हमारी निगाह उधर जरूर जाती है, चाहे हम मन में ये सोचे ना ऐसी तो नहीं लेनी मैंने, है ना। फिर कोई और शोरूम देख लिया, उसमें आपको नहीं पसंद आई, फाइनल आपके पास क्या है, डेस्टिनेशन प्यूमा। ये इलेक्ट्रॉन को बीच बीच में पॉजिटिव चार्जेस मिलते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्जेस से टकराते रहेंगे, है ना, लेकिन इन्हें पता है कि हमारी जो प्रॉपर डेस्टिनेशन है वो क्या है, वो इससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव जो है इनके साथ इलेक्ट्रॉन चिपकने के बाद भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, खींच सकता है। कब तक, जब तक दोनों के बीच में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का इतना ज्यादा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना ही पड़ेगा। जैसे ही लूप तोड़ दिया आपने बीच में से, तो वो पॉजिटिव का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गई, जीरो, जहां इलेक्ट्रॉन है वही रुक जाएगा। समझ आ गई बच्चे, पॉजिटिव के साथ से खुद जाएंगे वहां ना यही रुक जाएंगे, जहां जो पॉजिटिव के पास तो यहाँ वाले हो गए, या कोई और आ नहीं, गए, तो यहाँ पे जो बीच में पॉजिटिव फ्लो जहां है वही रुक जाएंगे, वही रुक जाएंगे, क्योंकि उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो गई, जीरो, ठीक है। जैसे लाइन चल रही है, ठीक है, लाइन चल रही है, आप सोचो बीच में गड्ढा हो गया लाइन की, तो क्या होगी, वो लाइन की मतलब लाइन के सारे इलेक्ट्रॉन को लाइन में मारे तो आगे वाली लाइन भी नहीं रुक जाएगी और ये लाइन भी वही रुक जाएगी, दोनों वही रुक जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, कोई लोग हैं लाइनों में खड़े हैं, एक बार उनको पुश करके इधर ले आते हैं, फिर चार्ज करते हैं तो उन्हें पुश करके वापस ले जाते हैं, फिर उन्हें पुश करके इधर ले आते हैं, बस यही सिस्टम, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा सोचो, इसको ट्रैफिक से सोचो, ट्रैफिक के हिसाब से मान लो अगर जो वायर हम यूज कर रहे हैं वो वायर काफी लंबी है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, लंबी वायर है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब कोलिजन लगाओ दिमाग कि रास्ता ज्यादा लंबा है तो कोलिजन के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा, क्या रहेंगे, ज्यादा। मान लो मुझे यहाँ से वहां जाना है तो मैं 1 सेकंड में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ से अगर उस रूम में जाना है तो हो सकता है कि रास्ते में कोलिजन हो, तो चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा। इसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका एक एग्जांपल दूं, ओके ध्यान से सुनो, एसी की वायर कभी देखिए, यस सर, घर में एसी लगाते हो तो उसका स्विच नॉर्मल बोर्ड की तरह लगा देते हो या एसी के पास रखते हो स्विच, नॉर्मल बोर्ड पे लगाते हो, एसी के पास नहीं रखते, ज्यादातर केसेस में इसी के पास एसी के पास रखते हैं, एसी के पास रखते हैं। नॉर्मल बोर्ड में अगर लेके गए हो तो उसकी अगर तुम्हें नॉलेज है, वो वायर अलग डालते हैं उसकी, एसी की वायर स्पेशली अलग मोटी वायर डालते हैं, वाइट कवरिंग होती है, मतलब वो तो डिपेंड है, ठीक है। अच्छा प्रेस की वायर छोटी होती है, लंबी, छोटी होती है, लंबी होती है, छोटी वायर, छोटी वायर होती है, बताता लंबी हूं, और मोटी सी कुछ सोचो। हीटर की वायर क्या होती है, हीटर की वायर, हीटर की वायर छोटी वायर। ध्यान दो, जो गैजेट्स ज्यादा करंट यूज कर रहे हैं मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा, कोलिजन्स के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा।
तो रास्ता ज्यादा रखें या कम रखें? जितनी लंबी एसी की वायर करोगे उतनी ज्यादा हीटिंग होगी। अगर तुम्हें याद हो पिछली बिल्डिंग में एसी की स्विच हमारे एसी के बिल्कुल नीचे थी। ऐसे तो लगा ही हुआ। ओके। उधर इस बिल्डिंग में इस बिल्डिंग में एसी की स्विच कहाँ लगी है? वहाँ मेन बोर्ड पे लगा है। डिस्टेंस कहाँ ज्यादा है, यहाँ या वहाँ? यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा होगा? यहाँ पे हीटिंग कहाँ ज्यादा होगी? बिजली का बिल कहाँ आएगा? हीटिंग प्रोसेस की वजह से। यहाँ पे समझ आ गई? तो आपके पास जितने भी ज्यादा करंट यूज करने वाले गैजेट्स हैं बच्चे, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो गई। ओके, कभी भी आप इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, एसी, है ना, ड्रायर की वायर भी छोटी होती है ना, जो प्रेस स्ट्रेटनर छोटी वायर, उसकी बड़ी होती है सर, लंबी होती है सुनो सर। मतलब उतनी लंबी नहीं, नॉर्मल। सुनो, इन सबको कभी भी एक्सटेंशन से चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक्सटेंशन होती है बच्चे, जो बोर्ड नहीं होता, एक्सटेंड कर लेते हो, जिसकी तार वो ज्यादा लंबी होती है। कभी भी उनको ऐसे लंबी तार से चलाना नहीं चाहिए। क्या होगा? या तो सर्किट, वो जो वायर है वो बर्न कर जाएगी, क्योंकि उसकी ये कैपेसिटी नहीं है। लेंथ बड़ी होगी जितनी, उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। उतनी वायर क्या होगी? ज्यादा। हीटर भी कभी एक्सटेंशन पे नहीं चला। सिर्फ इन्वर्टर्स पे वो चला सकते हैं। टीवी में जो जाता है ना सर। हाँ, आजकल क्या हो गया है, ट्राई ये किया जाता है कि हर एक अप्लायंस की जो वायर है वो जितना मिनिमम कह लो डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है उतना ही रखते हैं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं देते, क्योंकि सब घरों के अंदर पहले ही होता था प्लग एक होता था, वहां तार लेके जानी पड़ती थी। अब कुछ नहीं है, अब आपकी एलईडी यहाँ है तो उसकी स्विच नीचे होगी, एसी की स्विच एसी के पास होगी, है ना। अच्छा, ये फैन बल्ब, इनकी तार इतनी लंबी क्यों होती है? क्योंकि ये करंट क्या यूज करते हैं? कम। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है? कम, है ना। तो कोलिजन्स क्या होती है? कम। तो यहाँ कोई बेटा इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होगा तो कोलिजन्स में क्या होगी? कम हो जाएगी। आप समझ आ गए? ओके, ऐसे ये रोड वाला एग्जांपल है। चलो मान लो ऐसे भी तो होता है, जैसे एसी उसके बिल्कुल नीचे वो वही उसमें कह रहा हूँ ना, छोटी कर दी मैंने। नहीं, वो बेस बोर्ड भी बिल्कुल नीचे होता है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, सही करता। वो घर जब बनाते हैं ना, वो सिस्टम इसी हिसाब से सेट करते हैं कि एसी की जो वायर है वो मिनिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो एसी की वही होती है। तो बच्चे ये रहा, कह तो रहा हूँ, गलत है ना, वो सही होना चाहिए। रेजिस्टेंस और एरिया का क्या है? वायर जितनी मोटी होगी, डायमीटर ज्यादा होगा, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रोड जितनी आप चौड़ी कर देते हो, खुली कर देते हो जितनी रोड को, उतनी कोलिजन्स, एक्सीडेंट्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, शाबाश। दिमाग ही तेरा तो पता नहीं कहाँ। ठीक है, वायर का एरिया बढ़ा दो, डायमीटर चाहे वायर का डायमीटर बढ़ा दो, चाहे वायर की रेडियस बढ़ा दो, चाहे हम उसे थिकनेस कर ले। अब फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आते हैं, जो इनकी वायर है पतली वायर चल जाती है, लेकिन जो आपके गैजेट्स है जो ज्यादा करंट यूज करते हैं उनकी वायर भी क्या होती है? मोटी वायर। क्योंकि ज्यादा करंट मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या होगा? कोलिजन्स भी ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा होगी, तो वायर गर्म ना हो, इस वजह से अंशुल जी वायर क्या रखते हैं बेटा? मोटी वायर। इसलिए सर कैमरा वाली सर कैमरा कंप्लेंट करते इसमें कैमरा बहुत ही, बाकी ये तो केबल दूसरी है, सिग्नल वाली, ये इसकी पावर केबल नहीं है, ये तो वो डिश वाली जैसे वायर है, वो वाली। समझ आ गई? रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसमें करंट कम होता है। जैसे आपने मोबाइल चार्जर की वायर देखी, पतली है, क्यों है पतली? क्योंकि करंट ही कम है उसमें, है ना। ऐसे ही टीवी लैपटॉप वाली वायर्स क्या होती है? पतली होती है। लेकिन हीटर एसी वाली वायर्स क्या आती है? मोटी वायर आती है। आपकी मोटर जो घर में आप इलेक्ट्रिक पंप यूज करते हैं उसमें वायर क्या आती है? मोटी वायर। तो याद रहेगा, लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल। लेकिन अगर डायमीटर या वो रेडियस या एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ।
तो कोई वायर अगर गर्म हो रही है तो वायर पतली की जगह क्या डाल दो, मोटी, है ना, या वायर की लेंथ को क्या कर दो, डिक्रीज कर। आपने खंभों के ऊपर तारें रखी होगी, है ना, पतली तार होती है, मोटी तार होती है, एसी से कम मोटी होती है, वैसे नॉर्मल से ज्यादा होती है। एसी से कहीं होती है, उसमें 11,000 वोल्ट उसमें ज्यादा वोल्टेज है। अब पता है क्या प्रॉब्लम आती है, सुनो 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 सुनो, जो आप बाहर खंभे पे तार देखते हो वो इतनी मोटी वायर आती है, वो बड़ी क्यों होती है, डायमीटर क्यों ज्यादा होता है, सर उसके अंदर बहुत ज्यादा करंट होता है। करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो डायमीटर उसका क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा, नहीं तो क्या हो जाएगा, हीट अप होके क्या हो जाएगी वायर, क्या हो जो जाएगी, ये ट्रेनिंग वाली वायर होती है ये पतली है या मोटी जो ये मोटी वायर नॉर्मली वायर इसमें नॉर्मली वायर इसमें कॉपर इसलिए इसमें 60 क्योंकि इसमें 64,000 वोल्ट कहते हैं चल रहा है मोटी बेटा ये डिपेंड करता है, देखो वो भाई लेकिन ना चौक सामने देखो, सबसे ज्यादा जब भी आपका इसमें कोई ये नहीं है बच्चे भी किस में वायर मोटी होगी किस में वायर पतली होगी, एक्चुअली यार सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि अगर करंट ज्यादा चलेगा किसी में तो वो वायर हमेशा क्या होगी, थिक, अगर करंट कम है किसी में तो वो वायर क्या होगी, हमेशा अच्छा। अगर हम अच्छा मटेरियल बना रहे, यही इंडिया की प्रॉब्लम है आजकल, सुन लो अगर हम अपने अकेले घर पे ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो बंद करो। अगली बार ओके सुनो सुनो, और किस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एक तो लेंथ होगी, एक एरिया होगी, अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, बुक से पढ़ के बताओ आपके हिसाब से वायर में कोलिजन कब ज्यादा बढ़ जाएगी, या तो कॉपर सर जब Temperature. टेम्परेचर के कारण टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, डबल आप कह रहे हो इंक्रीज, आप कह रहे हो मैं नहीं कह रहा, मैं आपको एक रीजन दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी वो जो आप कह रहे हो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज सुनो है ऐसे नहीं है अभी, आप बताओ रेजिस्टेंस किस पे लगाना है, अगर लैब प्राइम भाई ये हो तो गए लेंथ और एरिया, तो इतना मजबूती थोड़ी है यार, अगला फैक्टर क्या है आपका, लेंथ और एरिया तो हो गया, अच्छा मैं आपको एक रीजन दे रहा हूँ जहाँ ये दर्शक जो है जो खुद को बहुत समझदार समझता है, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर किसी को हीट करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती है या कम हो जाती है, कम हो जाती है बढ़ती है बढ़ जाती है, हीट करने पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तेज हो जाएगी, स्लो तेज हो जाएगी, व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो गड़बड़ हो गई, करंट बढ़ गया, टेम्परेचर से करंट बढ़ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, इसीलिए तो करंट बढ़ा है, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी सबकी मूवमेंट ही ज्यादा हो रही है, Yes. पहले एक मिनट, पहले ऐसे ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, ये दो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहले ऐसे चल रहे थे, अब कैसे चल रहे हैं, लेंथ कैसे बढ़ी, अच्छा वो थोड़ी बहुत वो छोड़ो, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कम हो जाता है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है, बढ़ने का तो अपन गलत प्रूफ करेंगे, कम हो जाता है। चलो कम हो जाता है, मोनिका जी कह रही है कम हो जाता है, गर्मियों में ज्यादा फॉल्ट पड़ता है बिजली में या सर्दियों में, गर्मियों में क्यों? बिकॉज ऑफ लोड सर्दियों में हीटर भी चलता है, गीजर भी चलता है, बल्ब ज्यादा, गर्मियों में पंखे भी चलते हैं इसका होता है और गर्मियों में एसी भी चलते हैं गर्मियों में पंखे भी चलते हैं कूलर भी चलते और हैं एग्जैक्टली बेटा एसी और कूलर इकट्ठे नहीं चलेंगे, क्या बताओ सुनो गर्मियों में फॉल्ट ज्यादा पड़ता है, इसका मतलब वायर हीट अप गर्मियों में ज्यादा होती है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, फिर ये पता है क्या हो गया, मान लो तुम्हें अमृतपाल मैम ने कह दिया क्या कि क्या तुम्हें 2 लाइनों में जाना, क्लास में क्या जाना, 2 लाइनों में जाना, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जो बताया गया है तुम्हें वो फॉलो करना है। अगर तुम्हें कोई एनर्जी ज्यादा दे दे, तुम्हारी एनर्जी बढ़ा दे, जैसे लाइन में कई बच्चे होते हैं ना, है ना, लाइन में चलते चलते ऐसे टांग अड़ा देना, ये लाइन से चल के दूसरी में चले जाना, धक्के मार देना, है ना, धक्के मार के मैम ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ
टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से जो स्ट्रीमलाइन मोशन था इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, दोनों को समझ आएगा? मुझे समझ आ रहा है। आगे समझ, बताओ क्या रीजन है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चे आपके, ये ऊपर है बच्चे, वैसे अपने आप देखेगा वो, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, ये इनके पास एनर्जी कम है, इसीलिए पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं, नहीं तो ये पॉजिटिव को खींच के अपने पास ना ले आते। ये बेचारे कुछ एनर्जी की कम है इसलिए पॉजिटिव के पास जा रहे हैं। आप इनका टेम्परेचर बढ़ा के इनको क्या दे रहे हो, एनर्जी। इनके पास खुद के पास एनर्जी हो गई तो ये स्ट्रीमलाइन की जगह हल्का सा अपना मोशन क्या करेंगे, डिस्टर्ब। जब अपना मोशन डिस्टर्ब करेंगे तो कोलिजन्स क्या हो जाएंगी, ज्यादा, इसलिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस करता है इंक्रीज। अब बोलेंगे द राइज इन टेम्परेचर डिस्टर्ब्स व्हिच मोशन, स्ट्रीमलाइन मोशन। व्हिच मोशन, स्ट्रीमलाइन मोशन। द इलेक्ट्रॉन ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीमलाइन मोशन, हेंस दे विल कोलाइड मोर। अगर ज्यादा कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट ज्यादा। सर वैसे अगर कहें तो जैसे वायलेंटली किधर चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर और वो गैसेस पे एक डिपेंड करता है नेचर पे। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, इंसुलेटर का इतना, इस प्लास्टिक का इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि एक वायर, एक तरफ से आप उस वायर को प्लास्टिक के लगा दो, दूसरा प्लास्टिक का सिरा आप अपने हाथ में पकड़ लो, करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसुलेटर है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा, वुड बी इनफिनिट। कितने वोल्ट Would be. स्ट्रेट कर देगा, would be कितने मर्जी हो, कोई चक्कर नहीं। यार सर ये प्लेटें, ये वाली प्लेटें, ये सब प्लास्टिक है, वुडन की ये प्लास्टिक है। वुलन में अगर बाई चांस पानी गिर गया इसके ऊपर, है ना, और बाकी ये समझदार इंसान जो है, जो कह रहे हैं ये प्लेटें वुड की नहीं आती है, ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो। हम क्या करते हैं, हमारे घरों में सॉकेट होता है ना सॉकेट, हमारी समझदारी बताता हूँ, सब करते हो भाई, अब ना बोले तो सही, है ना, क्योंकि यहाँ कोई अंबानी हटानी नहीं है। अब प्लग खराब हो गया, बहुत बार हम क्या कहते हैं, सॉकेट में सीधी तारे डाल देते हैं घर में, कभी ना कभी ये जरूर किया होगा। सीधी तारे डाल के समझदारी देखो, तब तक हमारी समझदारी नहीं थी, तब तक समझदारी नहीं थी। हम उसमें वो खाली नंगी तारे डाल के उसके साथ माचिस की तिल्लियां लगा दी उसमें, या कोई लकड़ी का पीस लगा दिया। समझदार इंसान को पता होगा, भुवन जी, समझदार इंसान को पता होगा कि जब आप बात कर रहे हो वायर की, वो वायर में क्या प्रोड्यूस होगी, स्पार्किंग। क्या प्रोड्यूस होगी, तुम्हें पता है ना, दो कनेक्शंस अगर क्या हो गए, लूज हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगी, स्पार्किंग। बिगेस्ट स्पार्किंग ऑन दिस प्लैनेट, तो बता सकता है, ट्रांसफार्मर। ओके, वेरी गुड ब्रदर। लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है वो क्या है, बिगेस्ट स्पार्क है ना। दो क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स किधर आना चाहते हैं, धरती की तरफ, क्या प्रोड्यूस होगी, लाइट। तो देखो यार, जहां स्पार्क प्रोड्यूस हो सकती थी, जहां आग लग सकती थी, वहां आपने माचिस की तिल्ली या आपने लकड़ी का पीस और लगा दिया। मतलब हर कोई ये करता है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि यार एक तो प्लग लगा ले, और प्लग ना लगाए तो वायर को से सीधा लगा दे, हम उनको उनमें लकड़ी ना डालें। इसीलिए अगर ये बोर्ड तुम्हारे लकड़ी के होते तो पहली चीज ये जलने के चांसेस होते। दूसरा, लकड़ी बहुत जल्दी क्या एब्जॉर्ब करती है, सूखती नहीं है, तो अगर उसमें वो गीली होगी लकड़ी तो शॉक लकड़ी में करंट पास होता है। पानी होगा उसमें भी तो करंट आ जाता है कई बार। जैसे हमने तार नंगी पकड़ी, हमें करंट आ रहा है, लकड़ी का डंडा गीला हाँ, लगेगा, तो सर ऐसे करंट लगेगा, दूसरे को लगा फिर सूखा होता है। सूखने से नहीं, नहीं। अडॉप्टर भी लगाते हैं। बहुत बार ऐसे केसेस भी होते हैं बच्चे, किसी पेड़ के पास से इलेक्ट्रिकल वायर जा रही है और बारिश आई हुई है और किसी ने पेड़ को टच किया तो उस बंदे को करंट लग सकता है, क्योंकि वो वायर पेड़ उन दोनों के बीच में पानी ने एक लेयर बना दी है, तो वो पानी में आगे से आगे कंडक्ट होगा। ठीक है, समझ आ गई। इसीलिए वेट हैंड से कभी भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए। तो क्या फैक्टर हो गया रेजिस्टेंस के, पहला लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। मैं 4 बार का नाम बोल चुका हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर। इस पे सर बारिश का पानी कंडक्टर हो, बारिश का पानी कंडक्टर होगा, सर उसके अंदर क्या मिक्स होता सॉल्ट्स हो गए ना, ये एसिड वो होते हैं ना, रेन। है? सर वो तो डायरेक्टली आ रहा है
मान लो अगर प्योर आ रहा है, रेन वाटर बिल्कुल प्योर आ रहा है, तो वो जब प्लांट पे या धरती पे लगेगा वो मिक्स हो जाएगा ना इम्प्योरिटीज के साथ। बिल्कुल प्योर डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, वो इंसुलेटर है, वो कंडक्टर नहीं। चलो नेक्स्ट बच्चे जो है वो है ओम्स लॉ। बड़ा एक सिंपल सा लॉ है ना, सबको पता है। ओम्स ने पता है क्या बताया? ओम्स ने कहा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ेगा। मानते हो? दो चीजों के बीच में जितना डिफरेंस बढ़ा दोगे मोशन उतना ही क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो इसमें क्या बढ़ेगा, है ना? ये लॉ उसी है, ठीक है। इसका मतलब V is directly proportional to I, या फिर आप कह सकते हो I is directly proportional to V। इसका मतलब क्या है? करंट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है उतना करंट क्या होगा, ज्यादा। ये किसने बोला था? किसने बोला था? मतलब सेम वायर, सेम थिकनेस, सेम टेम्परेचर है, सब कुछ सेम है। तो अगर आप वोल्टेज 220 से 440 कर दोगे तो करंट भी 2 एम्पीयर से 4 एम्पीयर। ठीक है, ये किसने बोला था? ओम ने। इस लॉ को क्या बोला गया? ओम्स लॉ। क्या बोला इसने? द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। अभिषेक पे अटेंशन। प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेंस, फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेंस सेम। ओके, इनका ग्राफ क्या बनेगा अगर VI ग्राफ बनाओ तो? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। क्यों? क्योंकि जीरो पोटेंशियल पे करंट क्या होगा? जीरो पोटेंशियल पे करंट क्या होगा? क्लियर है? निकला? क्लियर है? ये VI ग्राफ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कांस्टेंट लगाने के लिए? क्या थोड़ा सा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना? ओके, V इक्वल्स टू क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट और I। यहाँ जो कांस्टेंट है इसको वैल्यू दी है R। बट व्हाट इज R? रेजिस्टेंस। तो यहाँ से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है V इक्वल्स टू I R। V इक्वल्स टू I, where R always remains constant। V बढ़ाओगे तो I भी बढ़ेगा लेकिन R क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या आपको लग रहा है कि एक अप्लायंस को मैं यूज कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए और अप्लायंस गर्म नहीं होगा? क्या दुनिया में ऐसा कोई मतलब कि कोई मोशन है जब वो मोशन हो और उसमें फ्रिक्शन ना हो? सही है, वैक्यूम में है बस, वैक्यूम में फ्रिक्शन नहीं हो। जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो कोई ऐसा है चांस कि इलेक्ट्रॉन टकराए ना कभी, क्योंकि टकराएंगे तो उतना रेजिस्टेंस होगा, है ना? और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। कोई ऐसा तुम्हारे पास गैजेट है जिसको आप 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा यूज कर रहे हो और उसके बाद वो गर्म नहीं होगा? फोन देखो बेटा बकवास, ठीक है, अभी 1 मिनट यूज करके मैंने रख दिया, वो नहीं करा भैया। आप उस फोन को हमेशा कितनी देर तक यूज कर लो वो गर्म नहीं होगा। कोई ऐसा है गैजेट दुनिया में? कोई मर्जी हो, आप एक ऐसी चीज बता दो, एक ऐसी चीज पुनीत तो गर्म हो जाता है तभी। गैजेट कह सकते, गैजेट कोई भी ऐसी गैजेट अप्लायंस, रिमोट कंट्रोल कार बेटा, इवन रिमोट जिससे आप टीवी का सिग्नल चेंज करते हो ना, उसको आप लगातार यूज कर रहे हो, आपको नहीं महसूस हो रहा होगा, उसमें भी टेम्परेचर राइज होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो वो कोलाइड करेंगे ही करेंगे। ये तो बनी हुई बात। कोलाइड करेंगे तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। तो कोई भी अप्लायंस है जब वो गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा? नहीं, रेजिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज। लेकिन ये क्या कहता है? रेजिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट। तो ये सिर्फ क्या है? थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं। ध्यान से सुनो एक बात मेरी। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए
है ना, वो लगभग इन 2 रूम्स जितना कंप्यूटर था। क्या बैबेज ने बनाया था ना चार्ल्स पहला? बैबेज। है ना, तो पहला कंप्यूटर इतना बड़ा था। उसके बाद कंप्यूटर तुमने पीसीज देखे, मॉनिटर देखे, तो ऐसे लंबे वाले चौड़े वाले मॉनिटर होते थे। फिर मॉनिटर्स क्या हो गए, पतले आ गए। फिर वो पूरा कंप्यूटर सीपीयू और यूपीएस और वो सारा सिस्टम मिलके क्या बन गया, लैपटॉप बन गया। आपके पास आईपैड्स आ गए, आपके पास ये फोन में आ गया, सब एंड्रॉइड और ये सब कंप्यूटर्स। अब स्मार्ट वॉच आ गई। देखो इस 2 रूम जितना जो कंप्यूटर था, है ना, अब वो इतनी सी स्मार्ट वॉच में आ गई। अब क्या हो रहा है, जितने भी तुम्हारे गैजेट्स हैं वो छोटे क्यों होते जा रहे हैं? इसका मतलब हम लोग ऐसे मटेरियल्स बना रहे हैं जो टाइम के साथ यूज करने पे गर्म नहीं होते। अगर आपने कोई फोन लिया है और आप उस पर गेम खेल रहे हो और अगर वो हीट अप हो रहा है तो फोन हैंग होने लगता है। एक सिंपल सा फैक्ट, वो हैंग क्यों हो रहा है? गर्म होने से वो हैंग क्यों हो रहा है? क्योंकि गर्म होने से उसका क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। तो जितना करंट उस प्रोसेस के लिए चाहिए वो उसके लिए नहीं मिलेगा। एक सेकंड, जब पुराने पीसीज होते थे तो कभी नोटिस करना, पीसी में लैपटॉप में एक फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है, सीपीयू में या फिर लैपटॉप में नीचे फैन लगा होता है। बेटा बहुत बेवकूफ बनाया था कंप्यूटर वालों ने लोगों को। क्या हुआ, कंप्यूटर हैंग होने लग गया, है ना, कंप्यूटर हैंग होने लग गया। क्यों? क्योंकि जब आप सीपीयू को ऑन ऑफ करते हो, लात लग जाती है ना, वो पंखे की तार हिल जाती है। फैन बंद हो गया, फैन बंद हो गया तो सीपीयू क्या हो गया, हीट अप हो गया, हीट अप हो गया तो करंट क्या हो गया, कम। करंट कम हो गया तो सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस को रोकेगा, आपको लगेगा हैंग हो रहा है। आप उसके पास जाओगे, आप जाके बोलोगे कि देखो भैया ये हैंग हो रहा है, वैसे देखा देगा वो कहेगा वो इसमें तो वायरस आ गया, 400 रुपए का एंटीवायरस। विंडो भी करप्ट है। आजकल तो हम नेट से तभी डाउनलोड कर लेते हैं, पहले बच्चे विंडो के भी बहुत पैसे लेता था, 400 रुपए की विंडो, ड्राइवर डाल ले, ड्राइवर डाल दी, 2-4 चीजें साथ में वर्क करके 1100-1200 का बिल बना देता। और वो करता क्या था, मोस्ट ऑफ द केसेस में फैन को चेक करता था, फैन की तार लगाई, लैपटॉप हो गया नहीं, 2 दिन लगेंगे, दिया हुआ है दूसरे दिन। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बने हैं उनकी कूलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमने देखा है कभी मोटर के आगे पंखा लगा होता है, मोटर जो भी मोटर होती है ना घर पे, आप मोटर पानी वाली मोटर है उसके आगे कभी देखना पंखा लगा होता है, लगा होता है ना। और कभी तुम उसके आगे हाथ करके देखना, तुम्हें हाथ को हवा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो पंखा हवा कहाँ मार रहा है, मोटर के ऊपर, ताकि मोटर क्या हो जाए, ठंडी हो जाए, ताकि उसका क्या कम हो, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या जाएगा उसमें ज्यादा, और लॉसेस क्या हो जाएगा। एसी में भी तो एसी का वो अलग है, हाँ इसमें भी होगा, इसमें का तो अलग है, वो कंप्रेसर है, वो हाँ वो हीट छोड़ता है, वो भी ठीक है, एसी में भी हीट छोड़ता है। तो बच्चे आप क्वालिटी अच्छी कर रहे हो ना, मटेरियल आप चेंज कर रहे हो। पहले अकेले जैसे कॉपर हो गया, अकेला एल्यूमिनियम हो गया, अब आप आपस में क्या करे जा रहे हो, मिक्स करके क्या बनाते हैं, मेटल्स मिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं, अलॉयज। क्या बनते हैं? हाँ जी बच्चे, हाँ, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या रहता है, कम। गोल्ड सिल्वर का रेजिस्टेंस क्या रहता है बच्चे, कम। बाकियों का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। मोबाइल में भी फैन होता है, मोबाइल में भी फैन होता है। टीवी में भी फैन होता है। बेटा देखो हर किसी का अपना कूलिंग सिस्टम होता है, किसी में फैन हो सकता है, किसी में वैसे यार मेरे को ना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं वो टेक्नोलॉजी का नाम सॉरी मिस हो गया। जब मैंने ये फोन लिया था ना तो उसमें एक स्पेशल मेंशन था कि इसमें एक कूलिंग टेक्नोलॉजी है, एग्जैक्टली मैं सॉरी मैं भूल गया। तो अब आपके जितने भी फोन्स आ रहे हैं ना, जो भी आपके जैसे आईफोन 15 लॉन्च हुआ था, तो हर एक के अंदर उसका कूलिंग सिस्टम क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। बेटा पता है क्या है, कनिका बंद करने से, ठीक है बच्चे।